एक गांव में विनोद नाम का एक कमजोर और आलसी आदमी रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी पूजा उससे बहुत परेशान रहा करती थी। विनोद दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन विनोद आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था, तभी उसकी पत्नी पूजा खेतों से में काम करके थकी हारी घर आई। विनोद को आराम करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूजा, शर्म तो आती नहीं है, दिन भर घर में पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेत में बीबी का हाथ बटा लिया करो। विनोद, ये कैसी बातें करती हो पूजा, तुम तो जानती हो कि ये छोटी मोटी काम मेरे लिए नहीं बने, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। पूजा, बड़े राजा महाराजा बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। कामचोर कहीं के, पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। विनोद, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। पूजा, फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूँ। विनोद, बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है पूजा, कि तुम आते ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। पूजा, तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं। मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल हैं। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ खेतों में और व्यक्ति कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नियां उनका हाथ बटाती हैं, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। पूजा की बात सुनकर विनोद इतना बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस करो पूजा, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बना दो, और हाँ, कुछ अच्छा बनाना। विनोद की बात सुनकर पूजा ने आटे की खाली बर्तन जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को बनाऊं? घर में खाने को कुछ है क्या जो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊं? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र है क्या? विनोद, लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास देखे थे, उस रमेश साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें? कल सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। विनोद, उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, मैं उसे थोड़ा और वक्त मांग लेता। पूजा, घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पीटता हुआ भी देखूं? तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। विनोद, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में कोई शर्म नहीं है? पूजा, अगर तुम में जरा सी भी शर्म बची हो तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। पूजा की बात सुनकर विनोद चुपचाप बाहर चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। विनोद, अरे अब मेरी इस बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए? इस गांव में भला कोई मुझे कौन काम देगा? किसको टोपी पहनाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के सरपंच के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। यह कहकर विनोद उठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। विनोद, नहीं, सरपंच से तो पहले से ही पैसे लेकर आया हूँ, वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुँच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जा मांगने ना लग जाए, मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूँ? मेरी पत्नी ने कहा मुझे मुसीबत में फंसा दिया। तभी विनोद ने देखा कि गांव का सरपंच अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़े गुस्से से चला आ रहा था। सरपंच, बहुत दिन हो गए विनोद, मुझे बेवकूफ़ बनाते बनाते, आज मैं तुमसे अपने पैसे लेकर ही रहूँगा। विनोद, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो सरपंच जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। सरपंच, कहाँ से चुका देगा? कुछ काम काज तो तू करता नहीं है, धरती पर बोझ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। विनोद समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। विनोद, मुझे एक आखिरी मौका दे दो सरपंच जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। विनोद की बात सुनकर सरपंच अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला, किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है, गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ़ बनाया होगा, आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। विनोद, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए सरपंच जी, आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या तो फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। सरपंच, देखते क्या हो भाई, मारो इसे। सरपंच के साथी विनोद को लाठी डंडों से मारने ही वाले थे कि तभी विनोद की पत्नी भागती हुई
सरपंच के पास आकर खड़ी हो गई। बोली, इन्हें छोड़ दीजिए सरपंच जी। सरपंच, तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं विनोद को छोड़ता आ रहा हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। विनोद, पूजा तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। पूजा, अरे क्या खाक संभालोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। विनोद पूजा का हाथ पकड़कर अलग ले जाकर आहिस्ता से बोला, विनोद, तुम शायद मेरी बुद्धि को नहीं जानती हो। मैंने इस सरपंच जैसे कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। पूजा, हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ़ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी ठुकाई पक्की है। लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी सरपंच दूर से विनोद से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी में क्या खिचड़ी पका रहा है? विनोद, कुछ नहीं सरपंच जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आज इनका कर्जा चुका दो। सरपंच, तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है। विनोद, देखो सरपंच जी, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। सरपंच कुछ सोचता हुआ बोला, अब तूने बात पते की है। विनोद, सरपंच विनोद का बैल ले गया। विनोद ने खुश होकर पूजा से कहा, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का सरपंच करेगा क्या? बेवकूफ कहेगा। पूजा, बेवकूफ वो नहीं तुम हो। विनोद, वो कैसे? पूजा, अरे तुम एक बैल से खेत जोत लोगे क्या? एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? विनोद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? पूजा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बैल चाहिए। विनोद, लेकिन वो तो सरपंच ले गया। पूजा, कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। एक बैल से खेत नहीं चलता, और अब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं हो पाएंगे, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी। अब भला इन बीजों को मैं क्या करूंगी? इतना कहकर पूजा वहां से चली गई। विनोद अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्वर आके टकराई, साधु इस तरह उदास क्यों बैठा है? विनोद ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज झलक था, उसके सामने से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। विनोद, जाओ बाबा, अभी मेरा मन बात करने का नहीं है, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। साधु, मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का सरपंच तेरा एक बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया है, और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है, और तू यही सोच रहा है कि इन सारी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। साधु की बात सुनकर विनोद तुरंत उठ खड़ा हुआ और साधु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? साधु, हर इंसान के अंदर चमत्कार छिपा होता है, बस उस इंसान को उस चमत्कार को देखने की और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? विनोद साधु की बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, मेरा एक बैल सरपंच जबरदस्ती छीन कर ले गया है, मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छे फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। विनोद की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, तू चाहता तो मुझसे धन दौलत सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। विनोद, मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। साधु जो चला गया उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी शक्ति से तेरे अंदर शरीर में एक बैल की बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुनकर विनोद बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ नीचे दिखाई देने लगा। विनोद, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। साधु, तो फिर अपनी आंखें बंद कर। विनोद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी, साधु, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति मैंने डाल दी है, अब तू खुद अपना खेत जोत सकता है। विनोद ने आंखें खोली तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। विनोद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। पूजा, अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, इतनी मुसीबत में भी तुम्हें सपने देखना खत्म नहीं हो रहे हैं।
विनोद, मैं सच कहता हूँ पूजा, वो सपना नहीं सच था। पूजा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ विनोद भी अपने खेत जोतने लगा। विनोद को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। विनोद के अंदर इतनी ताकत देख पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि विनोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। यह खबर उड़ते उड़ते सरपंच के कानों तक भी पहुंची। सरपंच अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या ये सच है कि विनोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? सरपंच का एक साथी बोला, मैं सच कह रहा हूँ सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। विनोद एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सरपंच, अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर तो वह अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरी पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूंगा। मेरी तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। साथी, अब क्या करेंगे आप? सरपंच, जाओ जाकर विनोद का मार पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। सरपंच की बात सुनकर सरपंच के साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। सरपंच चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब लोगों को? मैं तुम सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूँ। तुम विनोद को मार भी नहीं सकते? सरपंच की बात पर एक साथी डरता हुआ बोला, सरपंच जी, विनोद के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का तक सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरा साथी, मेरी मानिए सरपंच जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। विनोद अब तो विनोद नहीं रहा। अपने साथी की बात सुनकर सरपंच चुपचाप हो गया। सच तो ये था कि सरपंच भी अंदर से डर चुका था। कुछ ही महीनों में विनोद की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकी। विनोद तुरंत पैसे लेकर सरपंच के पास गया। विनोद, ये लीजिए सरपंच जी अपने रुपए, और कृपया करके मेरा बैल वापस दे दीजिए। सरपंच ने डरते डरते पैसे लेकर विनोद का बैल वापस कर दिया। विनोद के घर अब खुशहाली आ गई। धीरे धीरे करके विनोद ने सारे गांव वालों की उधारी चुका दी। लेकिन विनोद अब रात में भी एक बैल के साथ मिलकर लगातार काम करने लगा। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई। पूजा, बस भी कीजिए, अब थोड़ा आराम तो कर लीजिए। विनोद, नहीं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। पूजा, लेकिन फसल तो काट चुके हैं, बीज अभी बोए नहीं हैं, खाली जमीन पर हल क्यों चला रहे हैं? विनोद, कोई बात नहीं, मैं दूसरे के खेत में जाकर चलाऊंगा। पूजा अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो अब रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। पूजा एक दिन उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी कि तभी वही साधु फिर प्रकट हो गए। साधु, क्या हुआ बेटी, क्यों उदास बैठी हो? विनोद की पत्नी हाथ जोड़कर उन साधु के सामने खड़ी हो गई। पूजा, मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने एक बैल के बराबर शक्ति दी थी बाबा, मगर अब वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। पूजा की बात सुनकर साधु हंसते हुए बोला, मैंने ही वो शक्ति दी थी, लगता है एक बैल की जगह 2 बैल की शक्ति दे दी उसे। पूजा, कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ। वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक समय में खा रहे हैं। साधु, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने एक चुटकी बजाई और वहाँ से गायब हो गए। विनोद फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था।